हाँ तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के एपिसोड सेकेंड में हम लोग देखेंगे केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। क्या देखेंगे? तो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। तो यानी केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। तो केपलर ने अपना पहला नियम ये दिया कि सूर्य जो है वो फोकस पर स्थित होता है। अब मान लो ये कोई ग्रह परिक्रमा कर रहा है, तो पहला नियम केपलर ने क्या दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, इसको कहते हैं कक्षा का नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय यानी एलिप्टिकल, यानी सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। पहला नियम दिया, जिसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है, जिसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन एट elliptical path and sun is to be situated at focus of the path। तो ये जो सभी ग्रह जो हैं, ये जो प्लैनेट हैं, तो ये प्लैनेट क्या है? तो ये दीर्घवृत्तीय, पूरे वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घवृत्तीय अंडाकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं, जिसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ठीक है, ये पहला नियम दिया किसने? केपलर ने। और केपलर ने दूसरा नियम क्या दिया? दूसरा नियम दिया कि ग्रहों का क्षेत्रीय चाल नियत होता है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज टू बी कांस्टेंट। तो क्षेत्रीय चाल क्या कहते हैं? dA/dt, यानी समय के साथ जो क्षेत्रफल का परिवर्तन है वो कांस्टेंट होता है। यानी डिफरेंस इन एरिया कैप्चर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज टू बी कांस्टेंट, यानी समय के साथ जो क्षेत्रफल तय किया जाता है ग्रह के द्वारा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय चाल नियत होने का मतलब है कि अगर बात करें कि ग्रह अगर इस पर परिक्रमा कर रहा है सूर्य के चारों ओर, और वो A पर है, फिर यहाँ B पर है, यहाँ क्या है C पर है, और यहाँ D पर है, तो क्षेत्रीय चाल का मतलब कि अगर एक सेकेंड में जितना एरिया वो तय किया, अगले एक सेकेंड में कहीं भी उतना ही एरिया तय करेगा। यानी एक सेकेंड में 100 मीटर स्क्वायर एरिया तय किया, तो फिर यहाँ से यहाँ एक सेकेंड में 100 मीटर ही, फिर यहाँ से यहाँ एक सेकेंड में 100 मीटर ही एरिया तय करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये तो बड़ा ये पार्ट हो गया, बड़ा इसका रेडियस हो गया यहाँ पर इस पथ का, और ये रेडियस छोटा हो गया, और एरिया बराबर होना है। इसका मतलब है कि जब बड़े कक्षा में चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, और जब छोटे कक्षा में चल रहा है तो तेज गति से चल रहा है।
क्योंकि जब दूरी पर स्थित होगा तो दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, जो अभिकेंद्र बल का काम करता है। केंद्र की ओर लगने वाले अभिकेंद्र बल जो वृत्तीय गति प्रदान करता है। तो सूर्य से अधिक दूरी होने पर प्लैनेट की जो है गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, यानी अभिकेंद्र बल कम हो जाएगा, तो वृत्तीय गति धीरे धीरे होगी। और जब ये प्लैनेट सूर्य के नज़दीक आएगा तो दूरी घट जाएगी, जिससे इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी अभिकेंद्र बल का मान बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर फास्ट मूव करेगा, तेज गति करेगा। तो यहाँ जो 1 सेकेंड में 100 मीटर स्क्वायर धीरे धीरे आके पूरा किया, यहाँ भी 1 सेकेंड में 100 मीटर स्क्वायर ही पूरा करेगा, क्योंकि दिए गए समय में एक ग्रह जो है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, यानी डिफरेंस इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी कांस्टेंट, ये इक्वेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि t समय में अगर वह SAB क्षेत्रफल तय करता है तो t समय में वह SCD उसके बराबर ही होगा। तो अगर क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल की बात करें जो dt समय में उसने यहाँ से यहाँ तक तय कर लिया, और इस एंगल को अगर स्मॉल एंगल मान ले d थीटा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज या त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल, क्या ले सकते हैं, त्रिभुज SAB का क्षेत्रफल। वास्तव में ये जो दूरी है वो आपको फिगर दिखाने के लिए ये हम लोग ऐसे लेते हैं। मान लो यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से यहाँ ले लिए, तो ये छोटा एंगल लिए, जैसे ये बड़ा एंगल थीटा हुआ, तो ये क्या हुआ, छोटा छोटा एंगल डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा करके ये थीटा पहुँचा है। तो ये यहाँ पे स्मॉल डी थीटा लिया गया है, ये छोटे दूरी के लिए कि यह एक सीधा रेखा बन जाए, क्योंकि यह एंगल जितना छोटा होगा ये दोनों पॉइंट काफ़ी करीब आएंगे और स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। तो अब आपको फिगर दिखाने के लिए यह बड़ा ये आपको पॉइंट दिखाया गया है, वास्तव में ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये डी थीटा लिया गया है, ये वाला एरिया लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ त्रिभुज अगर SAB के क्षेत्रफल की बात करें तो इसको मान लेते हैं DA। तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ आप R मान लेते हैं, चलो और छोटा बना ही देते हैं, ये तो एरिया, तो ये पहले वाले के लिए हम यही बना देते हैं, ठीक है, पहले वाले के लिए ये बना देते हैं और इसी पर निकाल देते हैं। चलो, तो 1/2 अगर ये रेडियस R है तो इसको आधार मान लेते हैं, तो 1/2 ये आधार है, और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, ये ऊंचाई हो गया। तो आप जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो कोण क्या है, तो कोण यहाँ पर हो गया डी थीटा, कोण क्या हो गया डी थीटा, उसके सामने चाप क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक AB। तो कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गया R। तो अब AB को यहाँ पर रोक लोगे तो ये RD थीटा चलाएगा, क्या हो जाएगा RD थीटा, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, तो ये लगभग सीधा ही माना गया है कम एंगल के लिए, तो ये हो जाएगा RD थीटा। तो ये आपका एरिया क्या हो गया, ये एरिया हो गया आपका DA = 1/2 R² D थीटा। अब आपको लाना है एरियल वेलोसिटी, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि दोनों ओर dt से भाग देने पर, तो दोनों ओर dt से अपने भाग दिया तो क्या मिला, तो यहाँ मिला DA/dt = ½ R², और यहाँ कर सकते हैं d θ/dt।
तो ये इक्वेशन हो जाएगा dA/dt इजकल टू ½ r²। और जैसे आप जानते थे ds/dt भी, वैसे dθ/dt ओमेगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन का दर क्या होता है? कोणीय वेग होता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट है। अब अगर हम लोग बात करें कोणीय संवेग की, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है संवेग बराबर? द्रव्यमान गुना वेग। अब इसी फिगर को जो यहाँ पे निकाला जा रहा था, इसी को हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं dθ, और यहाँ से यहाँ तक, तो थीटा के सामने चाप AB ले लिए। ठीक है, और ये रेडियस हो गया था। तो ये हम लोगों का इक्वेशन क्या मिला था? dA/dt इजकल टू ½ r²। तो परंतु कोणीय संवेग की परिभाषा से, कोणीय संवेग की परिभाषा से, तो जैसे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, वैसे कोणीय संवेग L या J से डिनोट करते हैं। L इजकल टू होता है I ओमेगा। और ये I का काम कौन करता है? ये तो आप रोटेशनल मोशन से पढ़े हुए हैं, mr², द्रव्यमान गुना x से दूरी का वर्ग, और ये हो गया ओमेगा, तो mr² ओमेगा। अब अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो ये हो जाएगा L/m इजकल टू r² ओमेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं L/m, और यहाँ पे r² ओमेगा को यहाँ रोक देंगे तो 2 इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × dA/dt, 2 × dA/dt। और यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट से r² ओमेगा को रोक लिया तो 2 dA/dt हो गया। ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ तो अगर यहाँ बात करें तो इस इक्वेशन को यहाँ भी रोक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर अब यहाँ टॉर्क की बात करें, ठीक है, चलो यहाँ L को रोक देते हैं, तो L को यहाँ रोक देते हैं, तो L इजकल टू क्या हो जाएगा? ये 2m चला गया इधर, 2m dA/dt। ठीक है, इसको एक इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। लेकिन सूर्य के द्वारा जो इस प्लैनेट पर लगने वाला जो बल है वो त्रिज्य बल है, रेडियल फोर्स है, रेडियली काम कर रहा है। जैसे कि हमने इसको आपसे क्या कहा था कि ये क्या काम कर रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? तो सेंट्रल फोर्स यानी त्रिज्य दिशा में जो लगने वाला बल है, यानी सीधे दो ग्रह के केंद्र और सूर्य के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश ये बल काम कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं सूर्य द्वारा ग्रह पर लगने वाला बल त्रिज्य है, अतः इसके द्वारा बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। क्या? तो बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। यानी इस स्थिति को आप कैसे लिख सकते हो? इस स्थिति को लिख सकते हो अर्थात टॉर्क बराबर 0 हो जाएगा। तो जैसे बल हुआ करता था संवेग परिवर्तन का दर, वैसे टॉर्क बराबर होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन का दर, यानी dL/dt इजकल टू 0।
तो सूर्य के द्वारा ग्रह पर लगने वाला तेज बल है जो बलाघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा। तो बलाघूर्ण बराबर 0 और बलाघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन का दर बराबर 0। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो उसका वैल्यू 0 होता है। यानी c यहाँ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ l क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आया है। अर्थात l बराबर क्या है, कांस्टेंट है। तो l यहाँ दूसरे इक्वेशन में क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। अतः 2 से, अब यहाँ 2 से क्या हो जाएगा, dA/dt। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अब 2 से, अब 2 यहाँ है तो 2 से, तो 2 क्या हो गया, L कांस्टेंट ही हो गया, L क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया 2m, और ये dA/dt, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया, अब बाई 2m आया, I = dA/dt। तो ये कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट ही है, और मास ग्रह का, द्रव्यमान ग्रह का कांस्टेंट ही है। यानी कांस्टेंट बटा कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी dA/dt क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो dA/dt क्या है, क्षेत्रीय चाल है। तो ग्रहों की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, तो नियत होती है। ये केपलर ने अपने दूसरे नियम में इसको साबित किया। तो ग्रहों के क्षेत्रीय चाल नियत होने का मतलब है कि कोई ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, और उससे ये अर्थ निकला कि वो ग्रह जब सूर्य के नज़दीक होगा तो कम त्रिज्या में चलेगा तेज गति से, और जब वह सूर्य से दूर होगा तो बड़ी त्रिज्या में चलेगा धीरे धीरे। यानी इससे ये भी पता चला कि कोई ग्रह जो है, कोई जो ग्रह है सूर्य से अधिक दूरी पर होने पर धीरे धीरे चलेगा, और सूर्य के करीब होने पर तेज गति से चलेगा। और न्यूटन ने एक तीसरा नियम दिया जिसको परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रोटेशन। तो तीसरा उसने नियम क्या दिया कि किसी ग्रह के आवर्त काल का वर्ग उसके प्रधान अक्ष की त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी सूर्य यहाँ है तो इसका बड़ा रेडियस कौन हुआ, ये हुआ। तो इसको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, तो फ्रॉम, उसने कहा कि कोई प्लैनेट जो वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति करने के लिए केंद्र की ओर एक बल चाहिए होता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल के अभाव में तो वृत्तीय गति संभव ही नहीं है। तो ये वृत्तीय गति देता कौन है, तो सूर्य जो ग्रह को अपनी ओर खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से केंद्र की ओर, यही ग्रेविटेशनल फोर्स अभिकेंद्र बल बन जाता है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि अभिकेंद्र बल जो है उसका काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अगर सूर्य और पृथ्वी की बात करें, ठीक है, या अगर पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो उस स्थिति में mv²/r और gm/r²। ये बड़ा m जो है या तो पृथ्वी है तो ये चंद्रमा हो गया, या ये सूर्य है तो ये पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं। तो अभिकेंद्र बल किस पे लग रहा है, तो स्मॉल m वाले द्रव्यमान पे जो r त्रिज्या में परिक्रमा कर रहा है, और सूर्य का द्रव्यमान तो बड़ा m है। तो इस स्मॉल m से स्मॉल m को हमने कैंसिल कर दिया, एक r से ये r भी कैंसिल हो गया। तो ये मिला v² = gm/r। तो
भी क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो एक चक्कर में लगभग 2 पाई आर दूरी तय करेगा, 2 पाई और आर। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और उसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा GM/r। तो ये इक्वेशन हो गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू GM/r। अब क्या करते हैं कि अब ये इधर गया GM के साइड में, तो ये हुआ GM और इधर चला आया टी स्क्वायर, और ये चलाया इधर, तो ये हुआ 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर को GM से और आर को इधर गुना कर दिए, इसको इस साइड लिख लिए। अब ये जो हुआ ये टी स्क्वायर इक्वल टू बचा 4 पाई स्क्वायर बाई ये GM यहाँ से ला के रख देंगे, और ये हुआ आर क्यूब। अब ये जो टर्म आप देख रहे हैं 4 पाई स्क्वायर बाई GM, ये क्या है, तो कांस्टेंट है। क्या है, तो ये कांस्टेंट है आर क्यूब। तो जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा, यानी किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसके प्रधान अक्ष की त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम दिया केपलर ने। अब आगे हम लोग देखेंगे एपिसोड में कि इन केपलर के नियमों से न्यूटन ने क्या क्या निष्कर्ष निकाला और उसने अपना नियम किस तरह से दिया।